हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो रहेंगे सीडीपी के लिए। यहाँ पर हम सीडीपी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और जो उनका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन और डिसेबिलिटी। दोनों चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं। डिसेबिलिटी का भी थ्योरी वाला मैंने लेक्चर करा दिया है, साथ साथ मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से रिलेटेड भी मैंने थ्योरी वाला पार्ट करा दिया है। जो लोग भी नए हैं चैनल पर वो जाकर देख सकते हैं। जिन लोगों ने ये वाले पार्ट देख लिए आज उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट सारे हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस से बाहर नहीं आने वाले हैं भाई यूटेट 2024 में। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो भी आपने पढ़ा है, डिसेबिलिटी क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, कितने प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, सारे क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखो और यार वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर कर देना और एक कॉमेंट जरूर लीव कर देना। टेलीग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हैं शिक्षा फॉर नौकरी को। यहाँ पर आपको नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे और आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.shikshafornaukri.com। यहाँ पर भी मैं रेगुलर बेसिस पर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ और साथ साथ में क्वेश्चंस भी, ये वाले भी जो क्वेश्चंस है वो वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप यहाँ पर फॉलो कर लें। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो जिसमें हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन प्लस डिसेबिलिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने इंक्लूड किया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस को मैंने रखा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई इंग्लिश में रखो, काफ़ी बोलते हैं हिंदी में रखो, तो मैंने दोनों ही भाषा में इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो देखो ये क्वेश्चन बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के कई बार क्वेश्चन आपसे रिवाइज करके पूछे जाएंगे। आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा को सबसे अच्छी तरह परिभाषित कौन सा करता है, वो आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है। तो शिक्षा जो केवल विकलांग छात्रों के लिए है, शिक्षा जो सभी क्षमताओं के छात्रों को एक ही कक्षा में शामिल करती है, शिक्षा जो छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग करती है, शिक्षा जो केवल शैक्षणिक उपलब्धि पर केंद्रित है। तो मैंने सारी आपको थ्योरी बता दी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ दिया है। अगर कुछ छोड़ दिया है तो वो मैं इस क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लूँगा। तो समावेशी शिक्षा का किस तरीके से परिभाषित करती है? ऑप्शन नंबर बी देखो आप, शिक्षा जो सभी क्षमताओं के छात्रों को एक ही कक्षा में शामिल करती है। जो मैंने आप लोगों को बताया कि इंक्लूजन करना, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में इंक्लूड करना ही क्या कहलाता है? हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब वो चाहे किस प्रकार के भी बच्चे हो सकते हैं, उसके डिटेल अगर आपको देखनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप चूज़ कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है यूटेट 2024 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पर सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर की भी मैंने वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाती है, यूटेट प्रीवियस ईयर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है? हमने प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं समावेशी शिक्षा के, हम सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं। वो ऑप्शंस देखते हैं। जीरो रिजेक्शन, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, सीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज़ या इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। तो आईईपी जो है भाई वो इंक्लूसिव एजुकेशन में मेंशन किया जाता है। यहाँ पर पूछा है जो नॉट एक प्रिंसिपल नहीं है। सीग्रेशन यानी कि अलग थलग कर देना, बच्चों को सेपरेट कर देना। हिंदी में देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? शून्य अस्वीकृति, न्यूनतम प्रतिबाधक वातावरण, क्षमताओं के आधार पर छात्रों का पृथक्करण करना है, या व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर सी, हमें किसी भी बच्चे को सेपरेट नहीं करना है भाई, हमें क्या करना है? हमें समावेश करना है, ना ही कि हमें अलगाव करना है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं क्षमताओं के आधार पर छात्रों का पृथक्करण। तो ये एक प्रिंसिपल नहीं है, ये एक सिद्धांत नहीं है समावेशी शिक्षा का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 विकलांग बच्चों को निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में शामिल करने का आदेश देता है? तो भाई ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स के में, चाहे वो सीटेट हो, यूटेट हो, एचटेट हो। इस आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 विकलांग बच्चों को निम्न में से किस आयु वर्ग में शामिल करने का आदेश देता है? 3 से 6 वर्ष के, 6 से 16, या 14 से 18, या 18 से 21 वर्ष के। तो देखो राइट आंसर क्या है? 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं वो आरटीई के तहत आते हैं, यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें फ्री एजुकेशन का प्रावधान है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और कितनी आयु वाले बच्चों को दी जाती है? 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है आरटी 2009 के तहत, चाहे वो विकलांग बच्चे हों चाहे वो सामान्य बच्चे हों, दोनों के लिए बात की गई है इसमें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज
कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिकल्टीज इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल इंटेलिजेंस। भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से लिया गया है? डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी यानी कि अक्षमता वाला मैं टॉपिक आपके साथ में थ्योरी चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ, कितने प्रकार की डिसेबिलिटी होती हैं, कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती हैं। तो क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन से विकलांगता सामान्य बुद्धिमत्ता के बावजूद पढ़ने लिखने और वर्तनी में कठिनाई की विशेषता आपको बताती है? ये क्वेश्चन आपका दिया है। आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, डिसलेक्सिया, बौद्धिक विकलांगता या फिर सेरेब्रल प्लासी। तो देखो डिसलेक्सिया क्या है? टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का एक प्रकार है डिसलेक्सिया, जिसमें पढ़ने संबंधित, लिखने संबंधित और वर्तनी में कठिनाई की विशेषता जो पाई जाती है डिसलेक्सिया में पाई जाती है। बौद्धिक विकलांगता क्या होती है भाई? मेंटल रिटार्डेशन। इसमें आपके माइंड्स में जो भी विकार उत्पन्न होता है वो डिसेबिलिटी कहलाती है। सेरेब्रल पाल्सी भी उसी का एक प्रकार है। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी माइंड से ही रिलेट करता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज से ही रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटी वो कौन सा ऑप्शन दिया गया है? डिसलेक्सिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमने चूज किया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5, विच एजुकेशनल अप्रोच फोकस ऑन अडॉप्टिंग द टीचिंग मेथड एंड एनवायरनमेंट टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों और वातावरण को अनुकूल करने पर केंद्रित करता है? भिन्न निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, रटाई यानी कि रटना या फिर स्ट्रीमिंग। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है अभी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा दृष्टिकोण जो है सभी छात्रों को विविध आवश्यकता मतलब अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकता हो सकती हैं के लिए शिक्षण विधि और वातावरण को अनुकूल केंद्रित करने पर, तो ये होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं भिन्न निर्देश। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार के बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के निर्देश देने या टीचिंग करनी एक प्रकार से, क्योंकि हर एक बच्चा समान नहीं है भाई। आपको पता है हर एक बच्चा विभिन्न है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीक का हमें इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम, क्योंकि समावेशी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा में अलग अलग प्रजाति, अलग अलग परिवेश से आने वाले बच्चे हैं, जिनका वातावरण अलग है, सीखने की प्रक्रियाएं अलग हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उन लोगों की अलग है। तो इसलिए उनको अलग अलग निर्देश के माध्यम से, एक निर्देश से सभी प्रकार के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो इसको हम बोल रहे हैं भिन्न निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 6, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एट ग्लोबल लेवल। तो मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया है, थ्योरी में आप देख लेना। यूनेस्को है, WHO है, यूनिसेफ है या ILO है? तो राइट आंसर है हमारे पास यूनेस्को है, जो समावेशी शिक्षा को, कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए दिशा निर्देश और नियतियां विकसित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारे पास यूनेस्को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर नोटिस ए स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद द सोशल इंटरेक्शन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, दिस स्टूडेंट इज मोस्टली लाइकली टू हैव। तो भाई देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम डिस्कस नहीं कर पाए थे थ्योरी वाले चैप्टर में, हम ये वाला पॉइंट मिस कर गए थे, तो इसको यहाँ समझ लेते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनको मैं इंक्लूड भी कर देता हूँ साथ साथ क्वेश्चंस के। ऑप्शन देखते हैं, ADHD, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या डिसकैलकुलिया या विजुअल इम्पेयरमेंट। तो देखो डिसकैलकुलिया क्या होता है? जिसमें गणितीय संबंधित विकार होता है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ से हटा दो। क्या पूछा गया है? ऐसा स्टूडेंट आपको बताना है जो सोशल इंटरेक्शन यानी कि जो सामाजिक और बार बार एक ही प्रकार के वर्ताव को रिपीट करता है, तो वो स्टूडेंट क्या कहलाते हैं? तो ऐसे स्टूडेंट डिसकैलकुलिया तो नहीं कहलाते, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी को हटा दिया है, ऑप्शन सी को हटा दिया है। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष भी नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा 7 के लिए? इस प्रकार के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है। भाई इसमें क्या होता है? आत्म केंद्रित का मतलब क्या? बच्चा अपने आप में ही, स्वयं में ही बिजी रहता है और बार बार एक ही प्रकार के बिहेवियर को रिपीट करता है। अगर बोलता है तो बार बार एक ही सेंटेंस को बोलता रहता है, कोई कार्य करता है तो उसी को ही करता रहेगा। तो इससे क्या है? उसकी मेंटल एबिलिटीज़ यानी कि जो उसके मस्तिष्क से जुड़े हुए संदेश होते हैं वो बॉडी में वर्क नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, नर्वस सिस्टम के कारण। तो ये आत्म केंद्रित होते हैं। बात क्लियर हो रही है? इसलिए सामाजिक संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं और अपना बिहेवियर बार बार रिपीट करते हैं। इस तरीके के बच्चे आपने देखे होंगे, तो इनको बोलते हैं आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको हम डिस्कस करना भूल गए थे, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विदाउट डिसेबिलिटीज। हिंदी में देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा का विकलांगता रहित छात्रों के लिए प्रमुख लाभ क्या है। उन्हें शिक्षक से अधिक ध्यान मिलता है, वे विकलांग छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना सीखते हैं, वे सहानुभूति और सामाजिक कौशल विकसित करते हैं, उनके पास कक्षा में कम विक्षेप होता है। तो देखो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, समावेशी शिक्षा का विकलांगता रहित छात्रों के लिए प्रमुख लाभ क्या है। कहने का मतलब है समावेशी शिक्षा में जो सामान्य बालक हैं, ठीक है, जो सामान्य बालक है उनका प्रमुख लाभ क्या होता है समावेशी शिक्षा में। तो वो क्या करते हैं भाई, देखो उनके अंदर क्या आता है, सहानुभूति आता है और सामाजिक कौशल विकसित करने में जो समावेशी शिक्षा है सामान्य बालकों में योगदान करती है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। द टर्म आईईपी, इसको हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। आईईपी हो गया, यूडीएल हो गया, यूनिवर्सल जो हमने डिस्कस किया था, और आईईपी यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन स्टैंड फॉर। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो सीधा सीधा सा आपको पता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान आईईपी की फुल फॉर्म है व्यक्तिगत शिक्षा योजना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सामान्य क्वेश्चन था। क्वेश्चन पर पहुंचेंगे 10 पर। विच एक्ट इन इंडिया फोकस on the right and entitlement of person with disability including their access to education। कौन सा राइट ऐसा है जो फोकस करता है बच्चों के राइट पर और पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पर, जिन जो भी पर्सन ग्रसित हैं डिसेबिलिटी से और उनके लिए राइट्स का राइट टू एजुकेशन एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है या नेशनल ट्रस्ट एक्ट है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी क्या बोल रहा है, विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, 2016 में। पीडब्ल्यूडी एक्ट कौन से, 1995। तो ये ईयर है जिसमें ये एक्ट जो है पास हुए हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ये रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 में आया था, विकलांगता व्यक्तियों के लिए अधिकार का नियम, शिक्षा का अधिकार नियम क्या कहलाता है, जिसको अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था आरटीई, और ये कब दिया गया था, 2009 में दिया गया था। तो यहाँ पर विकलांगता पे जिसमें मोस्टली बात की गई है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट इफेक्टिव इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी होगी, कौन सी रणनीति सबसे अच्छी और प्रभावी होगी समावेशी शिक्षा में। लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि आप केवल साधारण लेक्चर देंगे, कॉर्पोरेटिव लर्निंग, कॉम्पिटिटिव लर्निंग या इंडिविजुअल साइलेंट लर्निंग। तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी वाले लेक्चर में। तो कॉर्पोरेटिव लर्निंग जिसको हम बोलते हैं सहयोगी शिक्षण जिसको बोला जाता है, हिंदी में देख लो, या सहकारी अधिगम भी हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे थे भाई, 11 डिस्कस कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण रणनीति एक समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक प्रभावी है, इसको बोलते हैं सहकारी अधिगम। लेक्चर मेथड यहाँ पर काम नहीं करता है भाई, ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। प्रतिस्पर्धा हमें करनी नहीं है। व्यक्तिगत मौन पाठन से कभी भी लर्निंग और सीखने की प्रक्रिया को उच्चतर नहीं बनाया जा सकता है। तो सहकारी यानी कि कॉर्पोरेटिव सहयोग की भावना से एक ग्रुप लर्निंग भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, पीयर लर्निंग भी आप इसको कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में। आ गया भाई यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग जिसको हम बोल रहे थे अभी यूडीएल, और इसके अलावा हमने आईईपी, इन टर्म्स को आपको मिस नहीं करना है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एम्फेसिस प्रोवाइडिंग, किस चीज़ पर बेस करता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, हिंदी में देख लेते हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑप्शन नंबर ए, सभी छात्रों के लिए एक मानकीकृत शिक्षण विधि, प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति के कई साधन, विकलांग छात्रों के लिए अलग कक्षाएं, प्रत्येक छात्र के लिए विशेष उपकरण। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग बेस्ड करेगा प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति के कई साधन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंग्लिश में देख लेते हैं। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्रेशन, कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार के संसाधन, विभिन्न प्रकार के ऐसे तरीके जो बच्चों को रिप्रेजेंट कर सके, बच्चों के लिए रिप्रेजेंट कर सके और उनके भावों को प्रयुक्त कर सके, यानी कि प्रयोग में ला सके, वो क्या कहलाता है हमारे पास यूनिवर्सल डिज़ाइन या यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। इसको टीचर तैयार करते हैं समावेशी शिक्षा के लिए, जिसमें सभी के लिए अलग प्रकार का एक पाठ्यक्रम हो सकता है,
अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम और अलग अलग निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन यानी कि सभी बच्चों के लिए, जिसमें क्या होता है, जो प्रतिनिधित्व करता है अभिव्यक्ति के कई साधन यानी कि डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सभी के लिए होता है ये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 13, इन इंक्लूसिव एजुकेशन द रोल ऑफ इंक्लूसिव फैसिलेटर इज टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, सी टेट में भी पूछा गया, यू टेट में भी पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑप्शन हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन 13 को। समावेशी शिक्षा में सुविधा प्रदान करने वाला इंक्लूसिव फैसिलेटर क्या कहलाता है? सुविधा प्रदान करने वाले की क्या भूमिका होती है? केवल विकलांग छात्रों को पढ़ाते हैं ये, विकलांग छात्रों के व्यवहार की निगरानी करते हैं। देखो समावेशी शिक्षा की बात हो रही है तो केवल नहीं लगा सकते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्रॉस हो गया, बी भी क्रॉस हो गया। सभी छात्रों का समर्थन करना और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने के लिए शिक्षकों के साथ सहयोग करना, यह सुनिश्चित करना कि विकलांग छात्रों को दूसरों से अलग रखा जाए। तो अलग तो हमें विकलांग छात्रों को करना ही नहीं है, सामान्य छात्रों के साथ मिलाकर पढ़ाना है। तो तीनों ऑप्शन देखो आप, अगर आपको आंसर भी नहीं आ रहा ना तो आप सेपरेट कर सकते हो। देखो विकलांग छात्रों को, केवल विकलांग छात्रों को समावेशी शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। विकलांग छात्रों के व्यवहार की निगरानी करना यानी कि केवल डिसेबल्ड स्टूडेंट पर फोकस कर रहा है, नहीं। जो इंक्लूसिव एजुकेशन में फैसिलेटर होता है, कौन हो सकता है? वो टीचर ही होता है। इसी को घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। फैसिलेटर मतलब सुविधा प्रदान करने वाला, यानी कि जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, या टीचर की हेल्प कर रहा है। एक असिस्टेंट भी हो सकता है वो, तो उसको भी हम फैसिलेटर कह सकते हैं। तो सभी छात्रों का समर्थन करना, पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने के लिए शिक्षकों के साथ सहयोग करना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइन ऑफ अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर डिसएक्टिविटी ऑर्डर, ADHD। ADHD भी हम प्रीवियस क्लास में मिस इंक्लूड करना भूल गए थे, डिसेबिलिटी का ही ये पार्ट है। ADHD यानी कि अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर डिसएक्टिविटी, ऐसे बच्चे जिनका ध्यान केंद्रित करने की समय अवधि बहुत कम होती है और वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं और वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर बहुत कम समय के लिए ही फोकस कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है? अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर डिसएक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये एक प्रकार का विकार है। बच्चों में ध्यान घटने और अति सक्रियता विकार, ADHD का एक सामान्य लक्षण कौन सा होता है? सामाजिक संपर्क साधने में कठिनाई, लगातार असावधानी और अति सक्रियता, दृष्टि दोष, बार बार से दर्द होना। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, लगातार असावधानी और अति सक्रियता, यानी कि इनका जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम होता है और ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, यानी कि विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, एकदम एंगर आ जाता है इस प्रकार के बच्चों में। तो ये कौन कहलाते हैं? ADHD। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा किस चीज़ का उद्देश्य मुख्य क्या है? हिंदी में देख लेते हैं। सभी छात्रों को समान शिक्षण सामग्री प्रदान करना? जी नहीं। छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग अलग वातावरण में पढ़ाना? बिल्कुल नहीं। एक सहायक शिक्षण वातावरण बनाना जहां सभी छात्र एक साथ सफल हो सके? केवल शैक्षणिक प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित करना? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या है 15 के लिए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो मैंने समावेशी शिक्षा और डिसेबिलिटी से रखे थे। CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पेपर 2 पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये क्वेश्चन। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में जिसमें हम थ्योरी वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी चैप्टर होगा वो पियाजे का होगा। तो अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।